नमस्कार। बच्चे किसी भी देश के राष्ट्र का मुख्य आधार है। एक उन्नत कल की अगर हम परिकल्पना करते हैं तो उन्नत कल की परिकल्पना को साकार करने में बच्चों के हित संवर्धन का मूलतः ध्यान रखना आवश्यक है। अगर हम उन बच्चों के परिप्रेक्ष्य में बात करें जो समाज के विरुद्ध आचरण की स्थिति अर्थात विधि विरुद्ध बालक, जिन्हें जुवेनाइल जस्टिस किशोर न्याय की अवधारणा के अंतर्गत उनके अधिकारों का संवर्धन किया जाता है, किस तरीके से समाज की मुख्य धारा में उनको लाया जाए उसके लिए प्रयास किया जाता है। यदि इन बच्चों की स्थितियों के परिप्रेक्ष्य में ध्यान दिया जाए तो ये कहा जा सकता है कि इस 21वीं शताब्दी में एक उन्नत भविष्य इनका दिखाई देता है जब यह समाज की मुख्य धारा में आने का प्रयास करते हैं। इसके पीछे अगर कारण तत्व देखा जाए, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बच्चों के हित संवर्धन और समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए बहुत सारे कार्य किए गए हैं। विशेष तौर पर से 1985 किशोर न्याय, जिसे हम विधि विरुद्ध बच्चे या जुवेनाइल की श्रेणी में रखते हैं, इनके लिए विशेष तौर पर से कानूनों का एक स्वरूप उभर कर सामने आया जिसे बीजिंग नियम के तौर पर जाना जाता है, जिसमें 30 नियम हैं जो इस श्रेणी के बच्चों के अधिकारों के संवर्धन के लिए कार्य करते हैं। ठीक उसी प्रकार से 1989 में बाल अधिकार प्रसंहिता, इसमें 54 अनुच्छेद शामिल हैं और एक तरीके से आज अगर हम भारत में जुवेनाइल जस्टिस किशोर न्याय अधिनियम 2015 को क्रियान्वित रूप में देखते हैं तो उसका मूल आधार है बाल अधिकार प्रसंहिता 1989 को भारत में आधिकारिक तौर पर स्वीकृति प्रदान की 1992 में। उसी के आधार से भारत में किशोर न्याय अधिनियम 2015 आज क्रियान्वित है। यदि हम जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 की धारा 2 उपधारा 13 को देखें तो वहाँ पर परिभाषित किया गया है कि वह बच्चे जिनके द्वारा समाज के विरुद्ध आचरण किया गया है और इनकी उम्र 18 वर्ष से कम है तो उसको विधि विरुद्ध अर्थात समाज के विरुद्ध आचरण करने वाले बच्चे कहा जाता है। आम बोलचाल की भाषा में जिसे हम बाल अपराध भी कहते हैं, लेकिन यह शब्द उचित नहीं है। अगर हम कानूनी शब्दावली की दृष्टि से देखें तो विधि विरुद्ध बच्चे या विधि से संघर्षरत बच्चों की श्रेणी के अंदर इन्हें रखा जाता है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर इन बच्चों के अधिकार संवर्धन के प्रति जागरूकता के स्तर में बहुत सारे बदलाव और बहुत सारे परिवर्तन का क्रम दिखाई देता है। वह दौर जिसमें हमारे देश को आज़ादी प्राप्त हुई थी, उस कालखंड की स्थिति पर अगर हम ध्यान दें, भारत में इस श्रेणी के बच्चों के अधिकारों के लिए सबसे पहली आवाज़ कब उठी तो शीला वर्सेस बनाम भारत सरकार की जनहित याचिका के आधार बिंदु के आधार पर, जिसमें 1960 में जो बाल अधिनियम था उसमें बहुत सारी चुनौतियां, बहुत सारी कमियां थी, उसको ध्यान में रखते हुए फिर भारत में 1986 में बाल अधिकार संवर्धन के लिए किशोर न्याय अधिनियम बना। उसके बाद वर्ष 2000 में किशोर न्याय अधिनियम बनाया और वर्ष 2012 में निर्भया घटनाक्रम के बाद जुवेनाइल जस्टिस को और मजबूती प्रदान करने के लिए किशोर न्याय अधिनियम 2015 स्थापित किया गया और वर्तमान में भी यह क्रियान्वित है। इस जुवेनाइल जस्टिस को धरातल पर सही तरीके से क्रियान्वित करने के लिए इसी में किशोर न्याय नियम 2016 बनाए गए हैं,
जिसमें नियमों की एक श्रृंखला है। इस श्रृंखला को जुवेनाइल जस्टिस को क्रियान्वित करने में मुख्य योगदान दिया जाता है। जब हम जुवेनाइल के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं तो इनके अधिकारों का जो स्वरूप है वह इस रूप में उभर कर सामने आता है कि समाज की मुख्य धारा से इनको जोड़ा जाए। आमतौर पर हम ये कहते हैं कि बच्चे समाज के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। अगर इन स्थितियों पर ध्यान दिया जाए तो उसके लिए जवाबदेह समाज विद्यमान होता है, शिक्षण संस्थाएं विद्यमान होती हैं और जिस घर में वह रहता है ये कारक तत्व इसके लिए जवाबदेह है। आपके मन में ये प्रश्न उत्पन्न हो सकता है कि ऐसा कैसे? अगर गहराई से इसका विश्लेषण किया जाए, बच्चा परिवार में रहता है। परिवार में रहने के दौरान उसकी मूलभूत आवश्यकता है। मूलभूत का मतलब होता है कि जो जीवन के आधार तत्व हैं, यहाँ से बच्चों को अगर उन संसाधनों की उपलब्धता प्राप्त नहीं होगी तो उसके मन में एक तरीके से विचलन का स्वरूप आएगा और जब विचलन का भाव आएगा तो वह हताशा और निराशा में पड़ेगा। उसको लगेगा कि परिवार उसके संरक्षण का आधार नहीं है और जब भटकाव की श्रेणी आएगी तो वह फिर संगति जो है वह कुसंगति की श्रेणी में समाज में जाएगा और वहाँ से फिर उसके समाज के विरुद्ध कार्य की स्थिति आती है। कहने का आशय है कि परिवार जो बच्चे की छोटी छोटी मूलभूत आवश्यकताएं जो नितांत आवश्यक है, इसमें आप में पढ़ाई के दौरान जो भी उसको संसाधनों की आवश्यकता है, जो उनकी आर्थिक स्थितियों के आधार पर परिवार की जो है वो जरूर पूरा करें। शिक्षण संस्थाएं इस रूप में यहाँ पर कारक तत्व के तौर पर उभर कर सामने आती हैं कि वह बच्चों को नैतिक अवधारणा से अगर जोड़ने में सक्षम रहती हैं, समाज में विवेक की अवधारणा को स्थापित करने में शिक्षण संस्थानों का योगदान होता है, तो समाज में बच्चों का भटकाव नहीं होगा, विचलन की स्थितियाँ नहीं होंगी और संगति का जो मूल आधार होता है वह शिक्षण संस्थाएं होती हैं। वहाँ पर उनकी जो संगी साथी हैं किस श्रेणी की स्थिति के हैं, तो इसका ध्यान रखना शिक्षण संस्थानों का होता है। अगर वह सही रूप में उनकी संगति होगी तो बच्चों के अंदर समाज के विरुद्ध कार्य करने की अवधारणा स्थापित नहीं होगी। जहाँ तक हम समाज के परिप्रेक्ष्य में बात करें, समाज इसके लिए किस प्रकार से जिम्मेदार है? समाज इस रूप में जिम्मेदार है कि एक उपयुक्त वातावरण की स्थितियों को स्थापित करने में समाज का योगदान होता है। छोटी छोटी क्रियाविधियाँ अगर बच्चों के द्वारा जो समाज की अनुकूल नहीं है, उस स्थिति में समाज के हर एक नागरिक का दायित्व बनता है कि बच्चों को त्वरित तरीके से वहाँ पर उस कार्य से पृथक रखा जाए, सही गलत का उन्हें बोध कराया जाएगा तो बच्चे समाज के विरुद्ध आचरण की स्थितियों से अपने आप को पृथक रखेंगे। तो ये तमाम ऐसे मुख्य बिंदु हैं जिससे हम उनको कार्य करने अर्थात समाज के विरुद्ध कार्य करने से वंचित रख सकते हैं और फिर एक अच्छा भविष्य उनका बन सकता है। आशय इस रूप में है कि अगर हम देखें उनके द्वारा समाज के विरुद्ध आचरण की स्थिति तो उसके कहीं न कहीं पर कारक तत्व हम हैं, हमारा समाज है और यही समाज अगर उचित रूप से उनको उनके अधिकारों का संवर्धन करेगा तो समाज के विरुद्ध आचरण की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। धन्यवाद।